नमस्कार साथियों, संस्कृति विभाग के रेडियो जयघोष पर मैं समरीन आप सबका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम रंगशाला में, जहाँ हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं फिल्मी जगत, रंगमंच और टीवी के एक ऐसे कलाकार से जिसने अपने हुनर से सभी का दिल जीता है। आप यश भारती, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक के फेलो और साथ ही साथ कालिदास सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। बहुत कुछ है इनकी जिंदगी में जो हम आज जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। थैंक यू सर, तो अगर हम शुरुआत करें आपकी ज़िंदगी की, तो कैसे शुरुआत हुई, कैसे रंगमंच से वाकफियत हुई और कैसे भी आपकी, जैसे कि मैंने सुना है कि आप CDRI में रसायन के वैज्ञानिक रहे हैं, तो एक तरफ तो रस है और एक तरफ केमिकल्स है, कैसे दोनों चीज़ों का समावेश है आप में? इसका कुछ ऐसे हुआ कि एक्चुअली हम जहाँ रहते हैं वहाँ पास में थिएटर बहुत पहले से हुआ करता था। अच्छा। होली के फंक्शंस में खास करके तो मैं देखता था कि जो लोग करते हैं उनकी बड़ी तारीफ होती है, बड़ा उनको रिसीव किया जाता है। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं कुछ करूँ। मौका ही आया कि मैं चूँकि साइंस स्टूडेंट था, साइंस एग्जीबिशन उसमें कल्चरल प्रोग्राम हुआ, तो कल्चरल प्रोग्राम में जानती हूँ नाटक भी हिस्सा होता, तो उसमें मैं चूँकि बहुत उत्सुक था तो मुझे एक रोल दिया गया और लीड रोल दिया गया। हाँ। तो जब मैंने किया तो सब बड़ी तारीफ हुई मोहल्ले में सब में। अच्छा। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बड़ी तारीफें मिलती हैं। तो फिर मैं करने लगा। कई नाटक किए। हमारे गुरुजी थे राजेश्वर बच्चन जी। अच्छा। उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उनसे मैंने बहुत चीज़ें सीखी और कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया। लेकिन असली जो थिएटर में मेरी ज़िंदगी में जो मोड़ आया, जब मैंने दर्पण संस्था ज्वाइन की, जो एक उत्तर प्रदेश की मशहूर संस्था के नाम से जानी जाती थी ऑलरेडी। वो कानपुर में थी 1961 से। तो 71 में यहाँ बनी, तो मैंने उसके नाटक देखे तो मैं बहुत प्रभावित हुआ उससे और लगता था कि कहीं मुझे भी इसमें काम करने को मौका मिले। और वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई 1972 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डिप्लोमा होल्डर बाबा कारंत, उनको हमारे जो फाउंडर सत्यमूर्ति जी थे उन्होंने बुलाया लखनऊ में दर्पण के लिए एक नाटक निर्देशन करने के लिए। अच्छा। उसके लिए मुझे बुलाया गया। तो जब बंधु जी, स्वदेश बंधु जी फाउंडर थे, वो जब मुझे बुलाने आए तो मुझे तो लगा जैसे बिल्ली के भाग्य छीका टूट गया है। और फौरन मैंने उनको सारी स्वीकृति दी और इत्तेफाक की बात कि मुझे उसमें लीड कैरेक्टर करने को मिला। उन्होंने नाटक है वदन किया था। उसमें हम विजय वास्तव जी और शोभना जगदीश, उसमें 2 हीरो थे, 1 हीरोइन थी। आप दूरदर्शन की जो न्यूज़ रीडर शोभना जगदीश उनकी बात कर रहे हैं? अच्छा। तो हम तीनों ने उसमें लीड कैरेक्टर्स किए। फिर उसके बाद मैं 1.5 साल के लिए जर्मनी चला गया। उस बीच में तो ज़रूर ब्रेक रहा अपने प्रोफेशनल और करियर की वजह से। CDRI की तरफ से मैं गया था जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस की स्कॉलरशिप पे। तो उस बीच तो ज़रूर मेरा थिएटर टूटा रहा। लेकिन जब से मैंने दर्पण फिर ज्वाइन किया तो आज तक मैं बराबर दर्पण में सक्रियता से मैं नाटक करता रहता हूँ। बीच में एक थोड़ा सा पीरियड हो रहा है जब मैं बम्बई चला गया था। मैं 3-4 साल के लिए, मुझे जब मेरी फिल्म इशकज़ादे रिलीज़ हुई तो यूजुअली बम्बई में लोग जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन मुझे वहाँ से बुलाया गया ख़ास करके कि आप आइए और हम आपको रोल ऑफ़र करते हैं। तो गया मैं वहाँ पर। फिर 4-5 साल मैं वहाँ रहा। मेरे बच्चों ने हेल्प की, मेरी फैमिली ने हेल्प की, मुझे फ्लैट लेके दे दिया। फिर तो बड़ा आरामी मौज थी। तो फिर मैंने बम्बई में रह करके बहुत काम किया। वो पीरियड जो था मेरा थिएटर में एक लीन पीरियड था, क्योंकि सीरियल्स और फिल्म्स के साथ रह करके, पर्टिकुलरली डेली सोप्स जब आप करते हैं उनके साथ रह के थिएटर कर पाना मुश्किल होता है। तो वो मेरा ज़रूर थिएटर में ब्रेक रहा। मैंने 2013 में लास्ट प्ले किया था राज बिसारिया साहब के साथ, द बेयरफुट इन एथेंस, सोक्रेटिस बेस्ड। उसमें यहाँ के बड़े सीनियर एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। सूर्य मोहन कुलशेष थे, मृदुला जी थी, जुगल किशोर जी थे, मैं था। तो मतलब बड़ा मज़ा आया लाल साहब के साथ पहला प्ले करने में। तो वो मैंने किया। फिर उसके बाद जब मैं वापस आ गया 18 में, तो बीच में रिपीट जो हमारे पुराने प्लेस थे उनके शोज तो करता रहा मैं, लेकिन नया प्ले नहीं किया। फिर 19 में आते ही मैंने 2 नाटक किए। एक राज बिसारिया साहब के साथ किया विभास नाटक, उसमें अगेन शोभना मेरी हीरोइन थी। उसमें 2 कैरेक्टर्स का प्ले था, मैं और शोभना। अच्छा। राज साहब ने डायरेक्ट किया था। दूसरा हमने प्ले किया तुम, हेमेंद्र भाटिया जी ने लिखा था, उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो वो सिलसिला फिर से शुरू हो गया। मैंने वो नाटक किया, तुम नाटक किया। फिर अभी
मैंने आखिरी वसंत नाटक किया 2021 में, फिर 2023 में अभी मैंने नया नाटक किया। अभी जो अभी 4 दिन पहले हुआ है स्वाहा, अच्छा। शुभदीप राहा का लिखा उसी के निर्देशन में। और इनके शोज बराबर होते रहते हैं। जो आखिरी वसंत के जैसे शोज 21 में किया, तो 22 वगैरह में भी शोज किए, भोपाल में, दिल्ली में, पैरादीप में, बनारस में। तो थिएटर से जो मेरा लगाव है वो बहुत ज़्यादा है, और वॉट एवर आई हैव अचीव्ड इज़ बिकॉज ऑफ थिएटर। तो और अभी भी अगर मुझे थिएटर में प्रेफरेंस मिलती है करने की, और सीरियल में मिलती है, आई वुड प्रेफर डूइंग थिएटर। अच्छा, थिएटर की बात आती है, एक थोड़ी सी घबराहट होती है लाइव जो आप डायलॉग्स की डिलीवरी करते हैं, याद रखना, और इस एज में कितनी मुश्किल होती है लाइंस याद रखने में। ये तो मैं तुम्हें बताऊं, मैं तो अब इस समय मेरी जो एज है जी, आई एम अराउंड 80 नाउ, तो इस एज पे तो मैं नाम भी भूलता हूँ और चेहरे भी बहुत भूलता हूँ। मुझे बड़ा एम्बेरसमेंट होता है अक्सर। 4 दिन पहले मैं किसी से मिला हूँ, 4 बार मिला हूँ, 5वें दिन मिलता हूँ, मैं नहीं पहचान पाता हूँ। दैट्स अ बिग वीकनेस। लेकिन मेरी पत्नी डॉक्टर सुधा रस्तोगी जो हैं, ये इस मामले में टीचर चूंकि रही हैं, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर रही हैं, तो ये आपको याद कराती वो हैं। हमें याद कराती हैं। डंडे के साथ या बगैर डंडे के? नहीं, याद कराने बहुत सख्त होती है, अच्छा। एज ए टीचर ही सख्त होती है। तो वो मुझे ज़रूर उनसे मुझे अगर वो न मुझे याद करें, तो वाकई में डायलॉग, भाई जिसको नाम नहीं याद रहेगा, 2 लाइनें नहीं याद रहेंगी, वो कैसे पूरे भाई अब जैसे हमने शोभना जो प्ले किया, 1.5 घंटे का प्ले, 2 कैरेक्टर्स का प्ले, तो आप सोचिए कि भाई अगर आप आधा डिवाइड कर दो, 45 मिनट्स मैं बोल रहा हूँ, 45 मिनट्स शोभना बोल रही है, या और कम कर दिए 30 मिनट, तो 30 मिनट्स की लाइंस भी याद करना आसान काम नहीं होता। बट दैट वे आई एम वेरी लकी दैट शी हेल्प्स मी इन मगिंग इन द लाइंस। अगर हम बात करें नाटकों की, तो आपने इतने सारे नाटक किए हैं, कोई एक मैंने ऐसा किरदार? 96 नाटक किए हैं, जिनके शोज तो लगभग 950-1000 हो चुके हैं। बट नंबर ऑफ प्लेज दैट आई हैव डन, डिफरेंट प्लेज, दैट इज 96, 95 अभी तक था, ये स्वाहा 96th प्ले है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मेरी इतनी जिंदगी दे कि मैं सेंचुरी कर सकूं। इंशाल्लाह ज़रूर। तो मेरा सवाल ये था कि इन सारे नाटकों में जो आपने अब तक किए हैं, इसमें जो आपका पसंदीदा किरदार हो, जो दिल के बहुत करीब हो, उसके बारे में हम बताइए। देखो, आज ही सुबह एक और इंटरव्यू में मैंने एक डायलॉग बोला था, वो यहूदी की लड़की मैंने नाटक किया था। अच्छा। आगा हश्र कश्मीरी साहब का पर्सनाइज्ड उर्दू का ड्रामा है। अच्छा। एंड दैट यू इमेजिन, मैंने उसका पहला शो 1979 में किया था। मीन्स नाउ दिस प्ले इज 44 ईयर्स ओल्ड। इसका लास्ट शो हमने जो जैसे दर्पण की डायमंड जुबली है, 2010 में हमने दर्पण की गोल्डन जुबली मनाई थी, उसमें हमने किया था 2010 में। 2010 में। तो 2010 के बाद मैंने उसकी स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी, लेकिन वो प्ले मेरे दिल के इतने नज़दीक है कि वो आज भी, अगर कल उसका शो हो, आई एम प्रिपेयर टू डू दैट शो। और उसकी एक ख़ास बात तुम्हें बताएं कि वो उर्मिल कुमार थपलियाल जी जो आकाशवाणी में थे, मेरे अभिन्न मित्र, दर्पण के हमारे पिलर थे, उन्होंने डायरेक्ट किया था। और इसमें ओरिजिनली अनुपम खेर जी रोल कर रहे थे यहूदी का। अच्छा। तो उस समय खेर साहब यही थे, तो थपलियाल जी ने कहा भी खेर साहब रोल करेंगे तो मैं प्ले कर दूंगा। खेर साहब ने रिहर्सल भी की करीब 15-20 दिन, लेकिन इस बीच में फिर उनको मुंबई जाना पड़ा, तो उनको प्ले बीच में छोड़ना पड़ा। फिर वो किरदार फिर मैंने किया, क्योंकि मैंने उन्हें देखा भी था, और थपलियाल जी ने मेरे साथ फिर एक एक लाइन में उसकी मेहनत की। वो तुम्हें बताएं, वो ऐसा प्ले है कि उसकी एक एक लाइन को मतलब प्ले करना, रिसाइट करना या डायलॉग बोलना अपने आप में एक आनंद की चीज़ होती है। क्या बात है। तो वो प्ले मेरे दिल के सबसे नज़दीक है। बाकी तो और कोई एक डायलॉग जो आपको इस प्ले का बहुत पसंद हो, उसको अदायगी के साथ यहाँ पर आप हमारे दर्शकों को देखो, दिखाएं। एक तो बहुत लंबा डायलॉग, मैं छोटा वाला डायलॉग सुनाता हूँ। वो सिचुएशन ये है कि यहूदी को दरबार में पेश होना पड़ता है, और बिना उसकी गलती के उसकी बेटी को सज़ा दी जाती है, मौत की सज़ा दी जाती है। तो वो डायलॉग बोलता है, वारे मजहब, वारे मजहबी पेशवा, तुम्हारा गम है गम, मुफलिस का सदमा ये कहानी है, तुम्हारा ऐश है ऐश, और हमारा ऐश फानी है। यहाँ बचपन बुढ़ापा, वहाँ बुढ़ापा भी जवानी है, तुम्हारा खून है खून, और हमारा खून पानी है। ये जर, ये नखवते क्या लेके अपने साथ जाएगा, यहीं रह जाएगा सब, यहाँ से खाली हाथ जाएगा।
तो ये एक नाटक, बहुत इसमें मैं खूबसूरत। बताऊं, जब मैं कहता था तुम्हारा खून है, तो इसमें मुझे ऑडियंस से मिलता था, और हमारा खून पानी पानी है। तो ये इतना उनका पॉपुलर डायलॉग था आका हर्ष साहब का। हम्म, तो उनके लिखे हुए नाटक मैंने वो भी किया, रुस्तम सोहराब किया, और इस मामले में बड़ा लकी रहा कि मैंने उर्दू के प्लेस बहुत किए, क्योंकि मुझे उर्दू ज़ुबान बहुत शीरी ज़ुबान लगती है। मेरी एक कलीग थी नजमा ज़हीर बाकर, नादरा ज़हीर को आप जानती होंगी, उनकी सबसे बड़ी बहन, अच्छा। वो मेरी क्लास फेलो थी, और उनका भी बड़ा रोल रहा मुझे उर्दू सिखाने में। और फिर तो जब मैं ये प्ले करता था उर्दू के, तो मैं बाकायदा 2 उर्दू के एक्सपर्ट्स रखता था, क्योंकि तलफ़ुज़ में कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उस पे आपको काम करना पड़ा था। वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। और इसमें तो देखो, इसमें जैसे एक डायलॉग है, नहीं जिन्हार नहीं, मरना मंजूर है, मगर ये दिल फिगार अजरा तब्दील मजहब आबाई से मजबूर है। अब आप देखिए इसमें क्या प्ले है वर्ड्स का। तो until unless you are well versed with these things, you cannot deliver. एग्जैक्टली आपकी जुबान पे वो रवा होना चाहिए, Right, वो स्मूथली बहेगा Right, ना, तो एक्टिंग अपने आप हो मुझे जाएगी। इस बात में बड़ा फख्र हासिल है कि हमने जुर्म और सज़ा, चांदनी का जहर, यहूदी की लड़की, रुस्तम सोहराब जैसे उर्दू के नाटक किए, एंड आई रियली एंजॉयड डूइंग दोस। आपने उस वक्त से, उस पीरियड से थिएटर को ज्वाइन किया है, जो एक लंबा अरसा आपका गुजरा है, तब के वक्त के थिएटर में और अब के थिएटर में आप क्या फ़र्क देखते हैं और क्या कुछ बदलाव है? बहुत फ़र्क हो गया। देखो, पहले जब हम थिएटर करते थे, शुरुआत हुई थी पर्दे के थिएटर से, जिसमें कर्टेंस लगते थे, सेट्स नहीं बनते थे, और दरबार का पर्दा लग गया, दरबार हो गया। फिर धीरे धीरे सेट्स आए। अब और टेक्निकल चीज़ें आई, जैसे साउंड इफेक्ट्स उस समय लाइव हुआ करते थे, भाई इंस्ट्रूमेंट्स वाले बैठते थे, बजाते थे म्यूजिक। अब रिकॉर्डेड म्यूजिक होने लगा। फुट माइक्स भी मैंने सुना है क्या? हाँ, माइक्स नहीं होते थे। मैं तुम्हें बताऊं, जब मैंने पहला प्ले किया था, ये जो किया था, इसके अलावा एक दूसरा प्ले था नूर जहां। अच्छा। वो एक हॉल में किया था। उस समय माना जाता था कि जिसकी जितनी तेज आवाज़ है उतना बढ़िया एक्टर है। अच्छा। हाँ एक हमने प्ले किया था नूर जहां, उसमें शायद एक कैरेक्टर था महावत खां का। अच्छा। और हमारी तरफ एक मंगली पंडित जी थे, वो दहाड़ करके बोलते थे साहब। धीरे धीरे फिर माइक का सिस्टम आया, हैंगिंग माइक्स आए, अब फुट माइक्स आ गए। और अब जो लेटेस्ट ज़माना है, वो आप हमारे इसमें देख रही होंगी, जो हमारा फेस्टिवल हो रहा है, उसमें लेपल्स लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इन माइक से भी आवाज़ अक्सर नहीं पहुंचती है, तो अब लोग लेपल्स। हालांकि मेरा मानना ये है कि लेपल्स माइक तो फिर भी आपकी सही आवाज़ को कम्युनिकेट कर दें, लेपल्स में आवाज़ की क्वालिटी में वो बात नहीं रहती है, एंड पर्टिकुलरली इफ देयर इज डिसबैलेंसिंग ऑफ माइक्स। लेकिन लेपल से ये एडवांटेज होता है कि आपकी आवाज़ बुलंदगी से पहुंचती है पूरी। लेकिन डिस्टर्बेंस के चांसेस रहते हैं कि आवाज़ के साथ कभी हल्की कभी, बहुत। क्योंकि अच्छा। लेपल यूज़ करना भी एक अपने आप में आर्ट है भाई, क्योंकि ज़रा आपकी बॉडी में लगा, आपका कुर्ता ज़रा सा उससे टच हो गया तो हिसिंग साउंड आएगी। सो यू टू बी वेरी पर्टिकुलर विद दीज थिंग्स। लेकिन अब जैसे जैसे, अच्छा, अब लाइट्स जो हैं, लाइट्स बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। उस समय जनरल लाइट्स में प्ले होते थे, अब लाइट्स में भी मैंने देखा और बहुत तरक्की हो गई है। मेरे देखते ही देखते, मैं लाइट का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे देखते देखते इतने तरीके की लाइट्स आ गई हैं कि जैसे जैसे कथक में होता, आप 1 घुंघरू बजाइए, 2 घुंघरू बजाइए, 10 घुंघरू बजाइए, तो वैसे ही लाइट्स में आ गया है कि आपके ऊपर, जैसे रास बिसारिया साहब हैं, हर एक कैरेक्टर को अलग अलग लाइट्स देते हैं, डिफरेंट टाइप की लाइट्स देते हैं। उसके शेड, उसके कैरेक्टर शेड्स के अकॉर्डिंग, या Exactly. माहौल, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, माहौल और जैसा कैरेक्टर है Situation, उसके साथ। तो बहुत तरक्की हुई है। साउंड पहले, जैसे मैंने बताया, लाइव साउंड बजाई जाती थी, लाइव म्यूजिक होती थी। अब जैसे आप देखिए, डांसर्स में भी अब कहाँ म्यूजिशियंस मिलते हैं, कथक, भरतनाट्यम सब रिकॉर्डेड म्यूजिक पे हो रहे हैं। उसी तरीके से थिएटर में भी रिकॉर्डेड म्यूजिक का बहुत यूज़ हो रहा है, फॉरेन वेस्टर्न म्यूजिक यूज़ हो रहा है, माहौल के हिसाब से यूज़ हो रहा है। तो देयर हैव बीन ड्रास्टिक चेंजेस फ्रॉम द टाइम व्हेन वी हैड स्टार्टेड। और सबसे बड़ी बात, अब ज़माने में लड़कियाँ आती नहीं थी, डरती थी आते हुए। हम लोग रात में छोड़ने जाते थे 8 बजे के बाद, भाई कोई लड़की अकेले नहीं जाएगी, छोड़ने जाते। अब लड़की अपने आप को ड्राइव करके, कोई गाड़ी से आ रहा है, कोई स्कूटी से आ रहा है, तो थिंग्स हैव चेंज। और लड़कियों से, जैसे हम पहले थिएटर करते थे, पहले उनके जाके मदर फादर से परमिशन लेते थे, भाई मैं आपकी बेटी। हमने जब थिएटर शुरू किया था, तो अच्छे घर की लड़कियाँ, मतलब अच्छे घर के माने नॉर्मल फैमिली के, अच्छे घर में नहीं, कोई नॉर्मल पे नहीं करती थी। उसमें कुछ 2-4 प्रोफेशनल लोग थे। प्रोफेशनल मीन्स कि उनका काम ही था एक्टिंग। वो आती थी, पैसा चार्ज करती थी।
लेकिन जैसे जैसे हम लोग का थिएटर डेवलप हुआ, लोगों ने देखा करते तो घरों की लड़कियां आना शुरू हो गई। आज तो आप देखिए सब एक से, अब तो फिल्मों में जाने, उस समय फिल्मों में लड़कियां जाना बड़ा बुरा मायूब माना जाता था। इनफैक्ट Exactly. संगीत की भी अगर बात करें तो संगीत सीखना या फिर हाँ, डांस करना बिल्कुल। वो मायूब माना जाता था, कहा जाता था कि नहीं ये हमारे घरों के तौर तरीके अब नहीं जैसे है। मैं बताऊं, नौटंकी, थपलियाल जी ने नौटंकी बहुत की, नौटंकी में बहुत मशहूर हुए। अब उस ज़माने में नौटंकी में हिस्सा लेना बड़ा बुरा समझा जाता था, अरे ये तो नौटंकी बाज हैं। आज नौटंकी में एक से एक बड़े कलाकार आ रहे हैं, बिल्कुल। अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, तो थिंग्स हैव मच चेंज्ड। सर जिस तरह का आजकल थिएटर चल रहा है और लोगों का जो इंटरेस्ट है, यानी कि यूथ की अगर हम बात करें तो उसका इंटरेस्ट ग्लैमराइजेशन की तरफ है, यानी कि थिएटर को वो एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं और मूवी और वेब सीरीज और टीवी में जाने का उनका देखो उसकी फोकस दो होता है। चीज़ें जी। हैं, उसमें दो है। ग्लैमर तो अपनी जगह पे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ आपका आत्म संतोष भी है। जी। देखिए यू क्रिएट समथिंग, जैसे मैं साइंस में है, साइंस में जब मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कोई अच्छे रिजल्ट आते हैं, सो दैट गिव्स इमेंस प्लेजर टू अस कि भाई ये हमने एक नई चीज़ निकाली, हम उसको पब्लिश करते हैं। उसी तरीके से थिएटर में भी जब आप कोई एक्टिंग करते हैं, जो आप किसी का कैरेक्टर करते हैं, मान लीजिए आप रिक्शे वाले का कैरेक्टर कर रहे हैं, आप बादशाह का कैरेक्टर कर रहे हैं, आप एक मिडिल क्लास वर्कर का कैरेक्टर कर रहे हैं, आप किसी और कोई कैरेक्टर कर रहे हैं, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर कर रहे हैं, तो जब आप उसमें डूब करके करते हैं, जब उसको पसंद किया जाता है, तो दैट गिव्स सेल्फ सेटिस्फैक्शन, नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने बताया कि थिएटर में अनफॉर्चुनेटली दिल्ली बम्बई में हिंदी थिएटर में और रीजनल थिएटर जैसे गुजराती, मराठी या साउथ इंडियन थिएटर या बंगला थिएटर है, वहाँ तो कमर्शियल थिएटर है। अनफॉर्चुनेटली हिंदी थिएटर हमारे नॉर्थ बेल्ट में कमर्शलाइज नहीं हो पाया है। आई मीन देयर आर वेरियस रीजंस विच कैन बी डिस्कस सेपरेटली। तो उसकी वजह से बच्चों को इंटरेस्ट होता है भाई। अब जैसे हमने जब थिएटर शुरू किया, आई वॉज ऑलरेडी साइंटिस्ट इन CDRI। हमारे साथ थपलियाल जी थे, ही वॉज ऑलरेडी वर्किंग इन ऑल इंडिया रेडियो। विजय वास्तव जी का थे। लड़कियां तो ज़रूर नहीं होती थी भाई, लड़कियां वैसे भी उस समय कहाँ जॉब्स वगैरह में ज़्यादा होती थी, लेकिन मेल सब जॉब में रहते थे। विजय वास्तव जी लेबर ऑफिस में काम करते थे, लाइक दैट। लेकिन अब जो है, अब जो बच्चे आ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चूँकि उनका एक्सपोजर अब बहुत हो गया। आप देखिए उस समय सिर्फ जब मेरा सीरियल उड़ान आया था 1989 में, उस समय एक ही चैनल हुआ करता था, DD1। आज अब देखिए 200 चैनल, 250 चैनल हैं। इसी तरीके से OTT पहले एक शुरू हुआ, आज अब देखिए 200 OTTs आ गए हैं। तो इस तरीके से सिनेमा का कितना बड़ा एक्सपेंशन हो गया। उस समय साहब वो चंद नाम हुआ करते थे म्यूज़िक में, चंद नाम एक्टर्स, वही दिलीप कुमार, अशोक कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, ऐसे मतलब चंद। आप देखिए कितने नए नए हीरो निकल के आ रहे हैं। तो जाहिर है कि इन चीज़ों का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो वो जो बढ़ा है उससे थिएटर की बहुत बड़ी देन है, क्योंकि आज आप देखिए जो बड़े बड़े एक्टर्स निकल के आ रहे हैं, चाहे आप पंकज त्रिपाठी को लीजिए, नवाजुद्दीन को लीजिए, इसी जो भी सब आ रहे हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, कहीं से ट्रेन होकर के आ रहे हैं। तो थिएटर का स्कोप अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोग इसको अब करियर कर रहे हैं। तो चूँकि अभी वो हिंदी थिएटर में वो कमर्शलाइज नहीं हो पाया, तो जाहिर है उनको वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन ये मैं सबको ज़रूर एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको वहाँ जाना है, एंड इफ़ यू हैव टू बी सक्सेसफुल एज एन आर्टिस्ट, तो यू हैव टू बी वेरी सिंसियर थिएटर वर्कर। यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे और ऐड ऑन करना चाहूँगी। आपने प्रशिक्षण नहीं लिया, और पहले के वक्त में ऐसा होता था कि अमूमन लोग प्रशिक्षण नहीं लेते थे थिएटर में जाने के लिए, थिएटर करते करते सीखते थे। लेकिन आज के दौर में प्रशिक्षण संस्थान और बहुत सारे वर्कशॉप्स हो रही हैं थिएटर को सिखाने के लिए। ये कितनी इम्पोर्टेंट हैं? नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है, दे आर वेरी इम्पोर्टेंट। देखो इसे हमें टाइम लगा सीखने में। जैसे मुझे अब समझो 60 साल 62 साल हो गए मुझे थिएटर करते हुए। मुझे लगता है अब जो डायरेक्टर की ज़रूरत होती है, मैं शायद पहले भी कुछ करता हूँ, लेकिन शायद उतना अच्छा नहीं करता हूँ। तो आज जब लड़कों को, अब आज तो कंपटीशन है, इफ़ यू आर नॉट गुड देन यू विल बी रिजेक्टेड, तो जाहिर है उनको सीखना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए वर्कशॉप्स हो रही हैं, क्योंकि क्या है कि देयर आर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, बट दे आर डैम एक्सपेंसिव। और दूसरे ये है कि उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मान लीजिए जैसे किसी फिल्म प्रोड्यूसर का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फीस तो आपसे पूरी लेगा, लेकिन ये नहीं कमिट करेगा कि मैं आपको रोल दूंगा। रोल के लिए आपको अगेन यू हैव टू गिव ऑडिशन विद अ कॉमन मैन।
ये जैसे बालाजी है, बालाजी का बहुत बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, या अनुपम खेर साहब का अनुपम एक्टर प्रिपेयर्स है, तो वहाँ ट्रेनिंग होती है। लेकिन अगर खेर साहब कल कोई फिल्म प्रोड्यूस करें तो ये नहीं करेंगे हम अपने यहाँ के एक्टर्स ले लें, भैया कंपटीशन में आओ, ऑडिशन दो, सक्सेसफुल होगे तो लेंगे। तो बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो जो बच्चे नए निकल रहे हैं, देखिए आज आप जो रियलिटी शोज़ हैं, आप देखिए कहाँ कहाँ गाँव से बच्चे आके, आप आंख बंद कर लिए लगेगा लता गा रही हैं, लगेगा रफ़ी साहब गा रहे हैं, तो टैलेंट की कमी नहीं है। तो ये जो वर्कशॉप्स होती, बस मेरा यही कहना है कि ये करो, बट डू इट सिंसियरली, डू इट विथ फुल सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट। थिएटर को सीढ़ी मत बना के समझो कि अरे हमने थिएटर कर लिया फटाफट मैं तो फिल्म पर, नो, ये सीढ़ी है लेकिन ऊंची सीढ़ी है, जहाँ संभल के चढ़ना है, मेहनत करके चढ़ना है। एंड आई एम श्योर कि अगर 2-4 साल 5 साल भी जम के कोई थिएटर करता है और उसमें टैलेंट है, दिखा सकता है उसको। क्या बात है। तो अगर आप भी थिएटर से जुड़ना चाहते हैं, इस हुनर को हासिल करना चाहते हैं, अपने अंदर जो प्रतिभा छुपी है उसको बाहर लाना चाहते हैं, तो डेडिकेशन और डिवोशन वो की है जिसके ज़रिए आप कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। अनिल रस्तोगी जी, जाते जाते हमारे जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, आपको देख और सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पहले तो इंसान को इंसान एक बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी जो भी यात्रा रही है उसमें जो भी सफल असफल में रहा हूँ, उसमें मेरे सहयोगियों का बड़ा हाथ है। जैसे मेरे CDRI के कलीग्स का बड़ा हाथ है, मेरे साथ जो नाटक बच्चे करते हैं उनका बड़ा हाथ है, जो डायरेक्टर्स जिनके डायरेक्शन, मेरे साथ कोई छोटा बच्चा भी डायरेक्शन देता है तो मैं उसको भी वही इज्जत देता हूँ जो किसी मैं बड़े डायरेक्टर को देता हूँ, क्योंकि व्हेन ही इज सिटिंग ऑन ए डायरेक्टर्स चेयर ही अर्न्स रिस्पेक्ट फ्रॉम मी, ए डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पेक्ट। तो एक तो इंसान अच्छा होना चाहिए सबसे, और दूसरे जब आप रिहर्सल करते हैं थिएटर के लिए, तो रिहर्सल में ये नहीं कि मैंने अपना रोल कर दिया और मेरा तो निकल ही जाएगा, नो, यू हैव टू वॉच फुल रिहर्सल, यू हैव टू सी हाउ ए डायरेक्टर इज ट्रेनिंग टू अदर एक्टर्स। कल पता नहीं आपको कौन सा रोल करना है, कंप्लीट आपका डिवोशन उसमें होना चाहिए। अपने रोल पे तो आप कंसंट्रेट करते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊं, मेरे साथ ऐसे ऐसे बच्चे रहे हैं जिन्होंने 2 दिन पे जो एक माइनर रोल करते थे उन्होंने लीड रोल किया 2 दिन के बाद उसी प्ले में, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सिंसियरिटी, देयर कमिटमेंट। तो थिएटर आज एक बहुत अच्छा माध्यम हो गया है। और दूसरे तुम्हें बताएं कि थिएटर सबसे बड़ा पर्सनैलिटी बिल्डिंग में बहुत मदद करता है। अभी मैं सेंट्रल स्कूल गया था आर्मी में, तो वहाँ उन्होंने वर्कशॉप की थी टीचर्स की, उसमें सब्जेक्ट था थिएटर इन एजुकेशन। तो मैंने बताया कि आज अगर मैं साइंस में भी अगर सक्सेसफुल रहा, बिकॉज आई हैड टू गिव इंटरव्यूज एट डिफरेंट स्टेजेस। इवन मैंने जो टॉप का इंटरव्यू दिया था, सिलेक्शन मेरा हुआ था, उसमें 18% सक्सेस होनी थी। अगर 100 साइंस में अगर 100 साइंटिस्ट वहाँ पर आए हैं, उस समय उसमें 18 को प्रमोट होना है, पूरे देश से आए थे। लकीली आई वाज सेलेक्टेड। तो दिस वाज बिकॉज दैट आई हैड बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ माय वर्क। बिकॉज जो थिएटर है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में बहुत मदद करता है। इवन ए माइनर थिंग यू कैन प्रोजेक्ट इट इन ए मेजर वे। और अक्सर लोग बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट आप नहीं कर सकते अच्छे, तो वो काम जो है वो बर्बाद हो जाता है। आपका परफॉर्मर होना ज़रूरी है। तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन देता है। बहुत इससे थिएटर का फ़ायदा है। तो कोई जो बच्चे और भी हैं जो एजुकेशन में भी जाना चाहते हैं, मैं हर स्कूल में कहता हूँ कि आपको एक थिएटर टीचर ज़रूर रखना चाहिए, जो कि आपके बच्चों की पर्सनैलिटी बिल्डिंग में मदद कर सके। वाह, तो बहुत कुछ सीखने को आई एम श्योर आज के एपिसोड में आपको मिला होगा। अगले अंक में हम किसी अन्य शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। आप देखते और सुनते रहिए रेडियो जय घोष। अनिल जी, आप आए हमारे स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।